हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ मिलने जा रहा हूं। तो देख पा रहे हैं आप थंबनेल में कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 इसका मैं आज आपके बीच कंप्लीट वीडियो लाया हूं। जो वीडियो हमारा खास होने वाला है विज्ञान का, और ये विज्ञान का कौन सा खास है देखिएगा, बायोलॉजी यानी आप जीव विज्ञान जो आप पढ़ते हैं उसका आज मैं 21 फरवरी के लिए जो आपका मैट्रिक एग्जाम है 10th का 21 फरवरी को, उसके लिए मैं आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव लाया हूं बायोलॉजी का। और ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको भी समझ आएगा कि हाँ ये वीडियो में क्या क्या आज मुझे पढ़ने को मिला और क्या क्या खास लगा। या फिर आप अगर कंप्लीट किए हैं अपना सिलेबस तो आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने जो क्वेश्चन लाया उतने क्वेश्चन में से आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक ना, क्वेश्चन में से आपने कितना अटेम्प्ट किया, ये सारी बात को आप समझ पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपका बिना वक्त ज़ाया करते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ मैं, वेलकम टू माय चैनल RS ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। आप सभी का फिर से दोबारा से RS ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ देख पा रहे हैं 21 फरवरी 2026 को आपका विज्ञान का पेपर होना है, और इस विज्ञान के पेपर के ही लिए मैं आपका ये वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तब जाकर आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और बेहतरीन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हमारा क्वेश्चन उठ कर आया है यहाँ पर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक पुस्तक का नाम लिया गया है और उस पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसको लिखने वाले कौन थे, ठीक है। तो यहां देखिएगा पहला में दिया हुआ है डार्विन, क्या दिया हुआ है, डार्विन, लैमार्क या ओपेरिन, ठीक है, या वाइसमैन। तो यहां पर मैं आपको बता दूं द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे, ये अगर आप 9th में भी पढ़े होंगे तो उस क्लास में भी इस बात को पढ़े होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ये वाइसमैन नहीं होता है। वाइसमैन इन्होंने इस बुक को नहीं लिखा था, और ओपेरिन जो है ये भी इन बुक को नहीं लिखे थे, लैमार्क भी इन बुक को नहीं लिखे थे। तो डार्विन जो है यही राइट आंसर हो जाएगा हमारा। इनका पूरा नाम यदि आएगा तो बोलेंगे चार्ल्स डार्विन। कौन सा डार्विन? चार्ल्स डार्विन इनका नाम था। इन्होंने ही द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की स्थापना की थी, मतलब उन्होंने लिखा था। आगे देखेंगे सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 अच्छे से पढ़िएगा। निम्नांकित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए, ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लैमार्क को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, या अरस्तु को कहा जाता है, या चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है, या ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है लैमार्क जो है हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अरस्तु जो है जीव विज्ञान के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। तो अरस्तु जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स डार्विन गलत है और ग्रेगर जॉन मेंडल भी गलत है। तो याद रखिएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। अगर एक मनुष्य, ठीक है, जो हम लोग मनुष्य आते हैं, प्रॉपर मनुष्य के कितने दांत होते हैं, वो ठीक जितने भी कंप्लीट दांत होते हैं उनके नाम उनके पूछा जा रहा है, उनके बारे में कि कितने दांत होते हैं, ठीक है। तो एक वयस्क मनुष्य के 28 दांत होते हैं क्या, आप देख पा रहे हैं, या 30 दांत होते हैं, या 32, या इनमें से कोई नहीं। तो याद होना चाहिए आप सभी को कि 28 जो होते हैं क्या होते हैं, दांत की संख्या नहीं होता एक वयस्क का।
30 भी यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा और इनमें से सभी तो बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 जो होता है एक वयस्क मनुष्य के दांत होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। देखिए कीट का मतलब कीड़े मकोड़े, कीट का मतलब कीड़े मकोड़े, और यहाँ पर चमगादड़, जो चमगादड़ जो उड़ता है रात में, ठीक है, उनके पंख, दोनों के पंखों की बात की जा रही है। दोनों के पंख किस तरह के अंग कहलाते, किस तरह के अंग कहलाते हैं। तो याद रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा समजात अंग है। कौन सा अंग है? समजात अंग या अवशेषी अंग या संवृत्ति अंग या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कोई नहीं तो गलत है पहला ऑप्शन, ठीक है। संवृत्ति अंग भी यहाँ पर मुझे नहीं लगता, ठीक है, ये भी आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अवशेषी अंग का मतलब होता है बेकार अंग, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अवशेषी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग जो हो जाएगा। समजात का मतलब होता है समान जात का अंग, उसको सटा। तो समजात अंग का मतलब होता है समान होना, ठीक है। तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, दोनों के पंख क्या होते हैं बच्चों? मिल जाते हैं, एक समान हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समजात अंग, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन सवाल देखिएगा, 5वां सवाल कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किनके द्वारा लिखी गई थी। एक फेमस पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम है द माइक्रोग्राफी। क्या नाम है? द माइक्रोग्राफी। और ये किनके द्वारा लिखी गई थी, इस बात को आप देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ रॉबर्टसन के द्वारा लिखी गई थी, या ब्राउन के द्वारा लिखी गई, या डार्विन के द्वारा, या रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो मैं बता दूं द माइक्रोग्राफी जो होता है, देखिए पुस्तक सबका नाम याद रखना है, कौन वैज्ञानिक किस पर कौन पुस्तक को लिखा, ठीक है। तो रॉबर्टसन जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। ब्राउन जो है ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। डार्विन का तो आप पढ़ चुके हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने ही क्या किया था? द माइक्रोग्राफी पुस्तक की स्थापना की, मतलब लिखे थे इसको, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 6 कह रहा है कि मेंडल, हाँ मेंडल लिखा गया यहाँ पर, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। देखो मेंडल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था, और उस प्रयोग में एक पौधे को लिए थे और उसी चीज पर इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कौन से पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है नीम का पौधा लिए थे, या गुलाब का पौधा लिए थे, या मटर का पौधा लिए थे, या गुलदाउदी का पौधा लिए थे। अब इनमें से एक पौधा है जिनके ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है, आनुवांशिकी का प्रयोग हेतु। इसके प्रयोग हेतु उन्होंने एक पौधे को लिया और उस पर प्रयोग किया था और उपयोग किया था। तो याद रखिएगा नीम का पौधा जो है ये नहीं लिए थे, ठीक है। गुलाब का भी पौधा इन्होंने नहीं लिए थे, तो यहाँ पर गुलदाउदी भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मटर का पौधा लिए थे, ठीक है, याद रखेंगे। आनुवांशिकी प्रयोग हेतु मेंडल ने मटर का पौधे का उपयोग किए थे। अगला सवाल देखेंगे, 7वां सवाल कह रहा है कि मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या, मतलब जोड़ियों की संख्या कितनी होती है, जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखेंगे मानव में पहले, हाँ यहाँ पर दे रखा है 24, क्या दिया हुआ है? 24, 23, 22, 11, ठीक ना। तो यहाँ पूछा जा रहा है हमारा सवाल कि ऑटोसोम की संख्या। अगर आपको पूछा जाए गुणसूत्र कितने होते हैं, गुणसूत्र कितने होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो याद रखेंगे 23। कितना? 23। तो यहाँ पर 24 हमारा गलत होगा, और यहाँ पर पूछा जा रहा 23 तो गुणसूत्र हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो ऑटोसोम की संख्या जो होता है वो कितनी होती है? तो वो 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है, 11 गलत होती है, ठीक है। ऑटोसोम हो गया, 22 हो गया, और एक होता है 23वां जोड़ा जो होता है, वो 23वां जोड़ा जो होता है बच्चों ये अलग होता है। ये क्या होता है? अलग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? तो लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप।
अगला सवाल चलेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 8वां कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। अब स्त्री के अंदर इनमें से कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? लिंग गुणसूत्र XY या फिर XX या XYY, ठीक है, या इनमें से सभी। तो मैं आपको बता दूं कि स्त्री जो होती है उसके अंदर जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हमारा XY नहीं होता है, ठीक है, XY नहीं होता है। ये क्या होता है? लड़कों में पाया जाता है, यानी पुरुषों में पाया जाता है, ये यानी पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। अगला जो है ऑप्शन नंबर बी, यही हम देखेंगे, और YY जो है तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। स्त्रियों में जो होता है लिंग गुणसूत्र वो XX होता है, यानी XX होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? इनमें से कौन एक ऐसा पौधा है जो बौने पौधा को, यानी छोटे से पौधे को दर्शाता है? तो यहाँ पर देखिएगा कैपिटल T और स्मॉल टी, ठीक है, फिर स्मॉल टी कैपिटल T, डबल स्मॉल टी है, डबल कैपिटल T है, ठीक है। तो निम्न में से बौने पौधे को जो दर्शाता है वो कैपिटल और स्मॉल होकर नहीं दर्शाता है, और ना ही स्मॉल और कैपिटल होकर दर्शाता है, और ना ही डबल कैपिटल T दर्शाता है। बौने का पौधे का उदाहरण है स्मॉल में हो जाएगा डबल T, इसमें रहेगा स्मॉल मतलब छोटा वाला, याद रखेंगे। छोटा वाला जो होता है यही हमारा छोटा वाला दोनों T जो हो जाएगा ये हमारे बौने पौधे को दर्शाता है, और बड़ा पौधा में हो जाएगा डबल T, बड़ा वाला कैपिटल वाला, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है? देखिए, डेंगू मलेरिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। डेंगू उत्पन्न किससे होता है? डेंगू मच्छर के द्वारा होता है। अब यही मच्छर क्या करता है, जब इंसान को काटता है तो उनके रक्त में प्रवेश होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बीमारी होने लगता है, जिससे हमें कई दिनों तक बुखार जैसे होता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, ये सारे दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं और बुखार ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इस टाइप के उत्पन्न होने से कौन से मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं, ये एक सवाल कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है ये किस प्रकार के जल में रहते हैं या पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, साफ जल, गंदा जल या खारा जल या इनमें से सभी। तो मैं बता दूं आपको कि ये जो रहते हैं इनमें से सभी नहीं होगा, इनमें से कोई एक है। और खारा जल जो होता है, खारा जल, ये आंसर हमारा गलत है। गंदा जल इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। तो साफ जल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर हमेशा साफ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना, डेंगू मतलब गंदगी तो देते ही है शरीर में, बीमारी तो देते ही है, मगर खुद रहते हैं किसमें? साफ जल में। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। इनमें से कौन एक ऐसा जनन संचारित रोग है, ठीक है, लैंगिक जनन संचारित रोग? तो ऑप्शन दिया हुआ पीलिया, चेचक, एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो पीलिया जो आप बोलते हैं, ठीक ना, जैसे जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, तो पीलापन हो जाना, आँख का पीलापन हो जाना, चेहरे का पीलापन हो जाना, त्वचा का पीला हो जाना, उसको बोलते हैं पीलिया रोग। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। चेचक कॉलरा नहीं बोलते, वो सब हो जाना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एड्स जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन संचारित रोग में आता है एड्स, और ये क्या होता है? HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यून डिफिशिएंसी वायरस होता है। और एड्स का भी याद रखना, AIDS का, तो इसका बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये वायरस, यही बीमारी है जो क्या होता है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, जो क्या होता है, इंसान को अगर होने से क्या होता है, इनका
उनके शरीर का खून जो होता है ना एकदम तेज गति से सूखना स्टार्ट हो जाता है, वजन कम होने लगता है, भूख कम लगने लगता है और उसका शरीर का पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है, जिसके वजह से उनको तुरंत क्या हो जाता है, उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक रोग है। ये किसके कारण होने वाला है तो याद रखिएगा, ये किसके कारण होता है, ज़्यादातर होता है अनैतिक यौन संबंध के कारण। अनैतिक यौन संबंध के कारण होने वाला रोग है, यौन संबंध के कारण होने वाला रोग है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत खतरनाक रोग होता है। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 12वां क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? इनमें से कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ प्लाज्मोडियम या लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ और इनमें से सभी। ठीक है, तो निम्न में से मलेरिया परजीवी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा मलेरिया परजीवी होता है, वो लिस्मेनिया नहीं होता, प्रोटोजोआ भी नहीं होता, इनमें से सभी नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। यह मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी है, जो मलेरिया रोग समझिएगा आप यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, ठीक है, कि मलेरिया रोग क्या होता है, यह होता है मलेरिया रोग जो होता है ना, इस रोग के होने से क्या होता है, इसमें भी बुखार होना, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ऐंठन होना, ये सभी लक्षण आपको पाए जा सकते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, एक मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, एनोफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर अगर आपको काटता है, मच्छर काटता है, तो यह रोग हो जाएगा आपको। ठीक है, अब याद रखेंगे कि इसके कारण भी बताए हैं आपको। कारण क्या हो जाएगा, बुखार लगना, क्या होगा, बुखार लगना, सामान्य लक्षण है बुखार लगना, उसके बाद सिर दर्द होना, ये सभी आपको लक्षण दिख सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द, ये सभी लक्षण आपको दिख सकते हैं। मलेरिया क्या होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, जो शरीर में क्या होता है, प्रवेश करता है और उसके रक्त में प्रवेश करता है। उसके जैसे मच्छर काटा आपके त्वचा पर, तो त्वचा पर काटने के बाद उसके रक्त में प्रवाहित कर जाता है। उसका जो है ना, उसका जो जैसे उसका जो बैक्टीरिया होता है ना, वही क्या होता है, परजीवी जो होता है वो उसके रक्त में, इंसान के रक्त में प्रवेश करता है और प्रवेश के करने के बाद वह बीमारी का शिकार हो जाता है, मलेरिया रोग का शिकार हो जाता है। अब ये आप जान चुके किसके कारण कौन मच्छर काटता है, तो मादा, याद रखेंगे मादा मच्छर। मादा का नाम क्या है, एनोफिलीज मच्छर काटता है। कारण क्या क्या कारण हो सकता है, फिर किस में प्रवेश करता है, तो रक्त में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे याद रखिएगा इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इससे कैसे बचेंगे, सिनकोना नामक पेड़ की छाल से, सिनकोना नामक पेड़ की छाल का इसका जो है ना, इस सिनकोना नामक पेड़ की छाल का रस पिलाया जाता है, उसके वजह से इसको ठीक किया जा सकता है, या आर्थीटर देकर इंजेक्शन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे सवाल नंबर 12वां का। अगला सवाल देखिएगा, 13वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है? इनमें से नर युग्मक कौन है, तो देखिएगा शुक्राणु, अंडाणु या योनि या फैलोपियन नलिका। तो नर की बात पूछा जा रहा है यहाँ पर, नर यानी पुरुष में नर युग्मक पूछा जा रहा है, पुरुष में युग्मक पूछा जा रहा है, तो शुक्राणु या फिर अंडाणु या योनि या फैलोपियन नलिका। तो अंडाणु जो होता है वो स्त्रियों का होता है, किसका होता है, स्त्रियों का होता है, याद रखिएगा। योनि भी क्या होता है, ये स्त्रियों का जनन अंग है। ठीक है, स्त्रियों का जनन अंग है, ये भी स्त्रियों का, ये भी क्या है, स्त्रियों का जनन अंग है। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शुक्राणु जो है वो नर जनन अंग होता है। ठीक है, नर जनन अंग होता है, यानी नर युग्मक है। इनमें से शुक्राणु जो है नर युग्मक है। ठीक है, अब याद रखिएगा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो विरसन में होता है। किस में होता है बच्चों, तो विरसन में होता है। प्रत्येक पुरुष के पास कितने विरसन होते हैं, तो एक जोड़ी विरसन पाए जाते हैं। कितने जोड़ी, एक जोड़ी। पीस कितने हो गए,
दो पीस होते हैं, ठीक है, याद रखना 2 पीस होते हैं विरसन, ठीक है। अब याद रखना है विरसन के अंदर विरसन का डिग्री सेल्सियस ताप होता है 35 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, ठीक है। इसका ताप याद रखना, विरसन का ताप कितना होता है 35 डिग्री ताप होता है। और शरीर का ताप याद रखिएगा, शरीर का ताप जो होता है टेम्परेचर वो कितना होता है 37 डिग्री होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताप इसको क्या किया जाता है, कम रखा जाता है, ठीक है। क्यों रखा जाता है, नहीं तो क्या होगा अगर नहीं रहेगा तो शरीर का जितना ताप है बच्चों, शरीर का ताप 37 डिग्री है, अगर उससे कम नहीं रहेगा, अगर उसके साथ रखा जाएगा तो विरसन क्या हो जाएगा, विरसन जो हो जाएगा बच्चों वो विरसन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, जिससे क्या नहीं हो पाएगा, तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा। इन बात को याद रखिएगा, ठीक है, भ्रूण का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले क्या नहीं होगा, पहले शुक्राणु नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना है विरसन को कहाँ रखा जाता है शरीर से, तो याद रखना शरीर से बाहर रखा जाता है। विरसन को कहाँ रखा जाता है, तो शरीर से बाहर रखा जाता है। इतनी बातों को आप याद रखेंगे, ठीक ना। ये सारे सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन ऐसा तंत्र है जो मादा का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय पहला है, अंडाशय है, गर्भाशय है, शुक्रवाहिका है, डिंबवाहिनी है, ठीक है। तो यहां देखिए अंडाशय जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। गर्भाशय भी है, ये भी है, और डिंब वाहिनी भी होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा शुक्रवाहिका जो है, ये क्या है, शुक्रवाहिका जो है नर जनन का याद रखना है, ठीक है। शुक्रवाहिका या शुक्राशय भी बोलते हैं इसको, ठीक है, शुक्राशय भी याद रखिएगा, शुक्राशय, शुक्रवाहिका, शुक्राणु, ठीक है, ये सभी किसके हैं, नर के हैं। अंडाशय और गर्भाशय, डिंबवाहिनी ये सब क्या है, मादा के। अब याद रखना है कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन कि भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है बच्चों, याद रखिएगा भ्रूण का जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो गर्भाशय में होता है। किस में होता है, तो गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, याद रखना है ये सवाल को। अगला सवाल देखिएगा, आ गया ना फिर क्वेश्चन, भ्रूण का विकास होता है किस में होता है, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन ट्यूब में। तो अभी तो बताएं, अंडाशय गलत हो जाएगा, योनि भी गलत हो जाएगा, फैलोपियन भी ट्यूब गलत होगा, गर्भाशय राइट आंसर हो जाएगा। भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। अगला सवाल देखिएगा, पुष्प का नर जननांग कहलाता है। पुष्प का नर जननांग कौन कहलाता है, पुष्प का नर जननांग याद रखिएगा, ठीक है। जायांग कहलाता है, पंखुड़ी कहलाता है, या पुंकेसर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको, ये जो होता है जायांग जो होता है पुष्प का नर जननांग नहीं कहलाता है, पंखुड़ी भी नहीं कहलाता है, पुंकेसर जो है पुष्प का नर जननांग कहलाता है। इसलिए ये सभी हमारा ऑप्शन गलत होता हुआ साबित हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, प्राग कोश में होता है। अब प्राग कोश में क्या पाया जाता है, इन सभी सवाल को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। पंखुड़ी पाया जाता है, बीजाणु या अंडप या परागकण। तो पंखुड़ी पराग कोश में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और ना ही बीजाणु होते हैं, अंडप भी नहीं होते हैं, तो परागकण होते हैं। पराग कोश में क्या पाया जाता है, परागकण, याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी पादप यानी पेड़ पौधे का उदाहरण कौन है इनमें से, तो पपीता या सरसों या उड़हुल या मटर, ठीक है। तो मैं बता दूं मटर जो है एक लिंगीय पौधा नहीं होता, पादप नहीं होता, उड़हुल भी नहीं होता है। सरसों का जो पेड़ है ये भी हमारा एक लिंगी पादप के अंतर्गत नहीं आता है। पपीता जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक लिंगी पादप का उदाहरण होता है। अगला सवाल देखेंगे, किस में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। कौन सा है इनमें से, कौन ऐसा चीज है जिनमें मुकुलन द्वारा जनन जो होता है अलैंगिक विधि के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखना है अमीबा में या यीस्ट में या प्लाज्मोडियम में या लिस्मेनिया में, ठीक है। तो मैं बता दूं अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन में वो अमीबा में नहीं होता है, ठीक है। हाँ,
यीस्ट में या फिर प्लाज्मोडियम में या लिस्मेनियम में? तो आप लोग कमेंट में सारे क्वेश्चन का आंसर बताते रहेंगे, कमेंट करेंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो, अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसका जो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो अमीबा में नहीं होता, प्लाज्मोडियम में नहीं होता और लिस्मेनियम में भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट में होता है। किस में होता है? यीस्ट में होता है। ये सभी क्वेश्चन आपको जवान पे याद होना चाहिए। 20वां सवाल देखिएगा, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। कौन से उभयलिंगी जीव का उदाहरण है? हाइड्रा या मनुष्य या मछली या बकरी? देखिए, बकरी जो होता है वो उभयलिंगी जीव का उदाहरण नहीं होता है। मछली भी, ये भी हमारा उभयलिंगी के अंतर्गत नहीं आएगा। मनुष्य भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हाइड्रिला का पौधा जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रा जो होता है वही उभयलिंगी जीव का उदाहरण होता है, ठीक ना। इनमें अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि इंसुलिन की कमी से होता है। सवाल ढंग से पढ़िएगा। इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसमें याद रखना है। घेंगा रोग, बौनापन या मधुमेह या इनमें से कोई नहीं। घेंगा रोग तो आपका नहीं होगा। घेंगा रोग क्या होगा? आयोडीन की कमी से हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा? आयोडीन की कमी से हो जाता है घेंगा रोग, या पनपत्ता भी इसको बोलते हैं, ठीक है। पनपत्ता रोग, ठीक है। ये सब याद रखना। बौनापन भी नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों हमारा ऑप्शन गलत है। मधुमेह जो हो जाएगा इंसुलिन की कमी से होता है। डी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक ना। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 22 कह रहा है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है। इनमें से कौन है जिससे हमें आयोडीन एकदम अच्छे तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं? तो इनमें से चावल खाकर आप आयोडीन को प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। नमक खाकर प्राप्त कर सकते हैं, या फिर चीनी खाकर प्राप्त कर सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो चीनी खाकर आयोडीन नहीं होता है, ठीक है। चीनी खाकर आयोडीन होगा, तो नमक खाकर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 22 का, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? 23 में किसे रासायनिक दूत भी कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत के नाम से जानते हैं या फिर कहा जाता है? उद्दीपक को, या फिर पाचक रस को, या हार्मोन को, या आवेग को? रासायनिक दूत के नाम से अगर क्वेश्चन आए ना बच्चों, तो याद रखना उद्दीपक नहीं होता है। अब पाचक रस भी नहीं होता। पाचक रस होगा का, या फिर आवेग होगा? नहीं, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत पूछता है। अगला सवाल देखिएगा, 24 है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है। यहाँ पर कौन सी पूछा जा रहा है? ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय ग्रंथि, अंडाशय, या एंड्रीनल, या फिर यकृत? तो यहाँ पर जो होगा अग्नाशय ग्रंथि जो है ये बिल्कुल गलत है। अंडाशय जो है सबसे बड़ी ग्रंथि नहीं होती है। एंड्रीनल ग्रंथि भी नहीं होती है, ठीक है। एंड्रीनल कहाँ होता है? वृक्क के ऊपर होता है, याद रखना। वृक्क के ऊपर होता है, ठीक है। वृक्क के ऊपर होता है। और अंडाशय भी नहीं होते, अग्नाशय भी नहीं होते। तो यहाँ पर यकृत हो जाएगा। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? यकृत होती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या होता है? 25वां है, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन है, क्वेश्चन ढंग से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है, या वसा है, या एंजाइम है, या कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या है? याद रखेंगे, एक क्या है बच्चों? एक हार्मोन है। एक क्या है? हार्मोन है। वसा नहीं है, ना एंजाइम है, ना कार्बोहाइड्रेट है। अब ये हार्मोन क्या है? ये पेड़ पौधों का हार्मोन है। ये कौन सा हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है। याद रखेंगे, ये क्या है? तो पादप हार्मोन है। अब ये क्या करता है? जिब्रेलिन का काम है पेड़ पौधे की लंबाई का वृद्धि करना। लंबाई का क्या करना बच्चों? लंबाई में वृद्धि करना। याद रखेंगे, लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है। किसका काम होता है? हाँ, वृद्धि करना। इसके स्तंभों की लंबाई में वृद्धि करना, ठीक है।
ये कोशिका दीर्घन और विसर्जन में सहायक रहता है। कोशिका दीर्घन और विसर्जन में क्या होता है, सहायक होता है। इन सभी को याद रखना है, ठीक है। इसे पादप हार्मोन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, इससे पेड़ पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो इन सभी बात को आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है, 26वां नंबर सवाल कह रहा है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पेड़ पौधों में जो हार्मोन है उसका नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है। एक बात और याद रखना, पेड़ पौधे में जो हार्मोन पाए जाते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, एक आप देख लिए, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, उसके बाद है एबीसीसी, और उसके बाद और भी है, अभी सब आएगा, ठीक है, सबके बारे में बता देंगे। तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के याद रखना है। साइटोकाइनिन इनमें से पूछा जा रहा हार्मोन जो है वो किस तरह के सहायक में है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं रहने दीजिए। प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, या फिर तने की वृद्धि के लिए, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, या इनमें से सभी। तो देखिए, प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, यानी पादप साइटोकाइनिन जो पेड़ पौधे के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि करने के लिए। तो ये बात तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए पहला सही है, ठीक है। तने की वृद्धि के लिए ये भी ठीक हो जाएगा, पेड़ पौधे के तने की भी लंबाई बढ़ाता है साइटोकाइनिन। पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए, प्रकाश की ओर भी ये मुड़ता है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी गलत हो जाएगा, एक एक करके नहीं रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सभी में होता है। अगला देखिएगा, अगला क्या हमारा सवाल कि लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। पेड़ पौधों में लैटेक्स कहाँ पाया जाता है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है, पीपल में पाया जाता है, या पीला कनेर में, या बरगद में, या इनमें से सभी में। तो लैटेक्स जो होता है वो मैं बता दूं, पीपल के अंदर पाया जाता है, पीला कनेर में भी पाया जाता है, बरगद इसमें भी पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कर रहा है, फल पकाने वाला हार्मोन। देखिए, इसमें से भी एक हार्मोन आ गया, बोले थे ना 5 प्रकार के। तो यहाँ देखिएगा, फल पकाने वाला हार्मोन, कौन एक ऐसा हार्मोन है पेड़ पौधों में जो फल को पकाता हो, उसका नाम एथिलीन है, या फिर ऑक्सीन है, या जिब्रेलिन है, या साइटोकाइनिन। तो याद रखना है, ये पेड़ पौधे की वृद्धि करता है, याद रखना पेड़ पौधे में वृद्धि करता है, ठीक है। इसे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। जिब्रेलिन भी क्या करता है, वृद्धि करता है। ऑक्सीन भी क्या करता है, ऑक्सीन, हाँ, ऑक्सीन भी वृद्धि करता है। यहाँ पर एथिलीन हो जाएगा, एथिलीन, हाँ, एथिलीन फल पकाने वाला हार्मोन है। एक बार आप लोग कमेंट में बोलेंगे, ठीक है। एथिलीन क्या होता है, फल पकाने वाला हार्मोन है, आई थिंक, हाँ। अगर गलत होगा तो याद बता देंगे कमेंट में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 29वां क्वेश्चन है, मेरुज्जु निकलता है, कहाँ से निकलता है देखिएगा। पहला दिखा है परमस्तिष्क से, या अनुमस्तिष्क से, या पॉन्स से, या मेंडुला से। तो मेरुज्जु जो निकलता है बच्चों, वह परमस्तिष्क से नहीं निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, अनुमस्तिष्क ये भी नहीं निकलता है, पॉन्स से ये भी नहीं निकलता है। तो मेंडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, मेंडुला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 30वां सवाल क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है। मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी यानी लंबी कोशिका कौन है, ये पूछ रहा सवाल। मांसपेशियां जो है लंबी कोशिका है, या तंत्रिका कोशिका, या रक्त कोशिका, या हृदय कोशिका। ये बिल्कुल गलत है, हृदय कोशिका नहीं होता, रक्त कोशिका भी गलत हो जाएगा, मांसपेशियां भी गलत हो जाएगा, ये तीनों बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका के रूप में होती है। अगला सवाल देखिएगा। अगला 31वां क्वेश्चन कह रहा है, मानव मस्तिष्क का औसत भार, मानव मस्तिष्क का क्या है, औसत भार। याद रखना, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अग्रमास्तिक, क्या होता है, अग्रमास्तिक। दूसरा होता है मध्यमास्तिक। तीसरा होता है पश्चिमास्तिक, ठीक है।
पश्चिम मस्तिष्क, इन सभी बात को याद रखेंगे। अब कौन सब तीनों के बारे में बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, उसके लिए अलग क्लास देखना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है, 1 kg होता है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 1.4 kg या इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है वो 1 kg नहीं होता है, 2 kg भी नहीं होता है, इनमें से सभी कोई नहीं तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1.4 kg होता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन है, तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा, न्यूरॉन कहते हैं या डेंड्रिट कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता दूं आपको, साइटोन भी नहीं होगा, साइटोन तो गलत है। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होती है, ये किसकी होती है, वृक्क की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा नेफ्रॉन। डेंड्रिट ये भी गलत हो जाएगा। न्यूरॉन जो होते हैं बच्चों याद रखना, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा अंग, इनमें से कौन सा अंग, इनमें से देखिएगा, इनमें से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, जो संवेद को ग्रहण नहीं करता है, कान, ठीक है। क्या कान जो है संवेदना को नहीं देता है? कान के जरिए आप किसी चीज को सुनते तब ना संवेदना देते, किसको देते हैं, तो मस्तिष्क को देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा ई। आंख से भी किसी चीज को देखते तब ना संवेदना पहुंचाते कि हम फलाना चीज देख रहे हैं, मतलब कोई चीज देख रहे हैं, और वो कहा जाता है मस्तिष्क के पास जाता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नाक से आप किसी चीज को सूंघकर उसको महसूस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज है, और उसको महसूस कौन करवाता है, मस्तिष्क करवाता। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दिमाग जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संवेदी ग्राही अंग नहीं है, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव का जो गुर्दा है उसका आकार कैसा होता है, मानव के गुर्दे का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार, ठीक है। गुर्दा को याद रखिएगा, वृक्क भी बोलते हैं। वृक्क क्या है, तो वृक्क क्या है, मूत्र का उत्सर्जन करता है, मूत्र का क्या करता है, उत्सर्जन करता है बच्चों, याद रखना है। वृक्क क्या है, मूत्र का उत्सर्जन करता है। वृक्क क्या होता है और भी बताते हैं, उत्सर्जन में भाग लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है उसको देख लेते, फिर और बात बताएंगे। मानव गुर्दे का आकार पूछा जा रहा है, मतलब वृक्क का आकार कैसा होता है, तो गोलाकार होता है क्या, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आयताकार गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, गलत हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेम के बीच के आकार का होता है, या कभी कहीं कहीं पर आपको राजमा लिखा रहेगा, राजमा दाल की तरह, राजमा के दाल की तरह, ठीक ना, उसके तरह भी इसका आकार कहीं कहीं पर दे देगा, ठीक है। तो याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के पास कितने वृक्क होते हैं, 2 वृक्क होते हैं, जोड़ी तो 1 जोड़ी, कितने होते हैं, तो 1 जोड़ी, ठीक ना। और ये बात याद रखना है, गुर्दे को वृक्क बोलते हैं, मूत्र का उत्सर्जन करता है, 2 जोड़ी, एक जोड़ी और 2 पीस होते हैं, याद रखना, दोनों साइड होता है। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण हो जाता है, इनमें से कौन ऐसा वर्णक है, इनमें से कौन ऐसा वर्णक है जिसके कारण मूत्र का पीलापन हो जाना, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट या यूरोक्रोम या क्लोरोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, क्रोमोप्लास्ट है जिसके कारण मूत्र का रंग पीला होता है, नहीं, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। यूरोक्रोम, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, पेड़ पौधे में होता है, ठीक है। पेड़ पौधों में जो होता है जिसके कारण पत्ती का रंग हरा हो जाता है, पेड़ पौधों में होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे में पत्ती का रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूरोक्रोम होता है जिसकी वजह से मूत्र का पीला रंग वर्ण के रूप में दिखाई देता है। अगला सवाल देखेंगे, 36वां सवाल कह रहा है, वृक्क सहायता प्रदान करती है, आ गया ना सवाल। वृक्क जो है सहायता प्रदान करती है, किससे सहायता प्रदान करती है बच्चों, याद रखेंगे, श्वसन से या फिर जनन से या उत्सर्जन से या पाचन से। पाचन मतलब पाचन करता है, बिल्कुल गलत। या फिर श्वसन करता है, सांस लेने का, ये भी गलत। जनन भी नहीं करवाता है वृक्क, ठीक है। उत्सर्जन करवाता है, क्या करता है, उत्सर्जन करता है, तो राइट आंसर उत्सर्जन हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल क्या है, रुधिर है। 37वां सवाल देखिएगा, कह रहा है रुधिर है, क्या है रुधिर, ठीक है। तंत्रिका उत्तक है या
एपिथेलियम उत्तक है या संयोजी उत्तक है या पेशी उत्तक है। तो मैं बता दूं, रुधिर जो होता है तंत्रिका उत्तक नहीं है, एपिथेलियम भी उत्तक नहीं है और ना ही पेशी उत्तक है। तो यह एक क्या है, संयोजी उत्तक है, याद रखेंगे, ठीक ना। रुधिर का रंग पूछ देगा तो कैसा होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। यह हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, ग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है, याद रखना है, ठीक है। और ये WBC की अपेक्षा यानी व्हाइट ब्लड सेल की अपेक्षा क्या होता है, तो अधिक पाया जाता है। किसमें, शरीर में अधिक पाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। इसे ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं। आरबीसी को यानी रेड ब्लड सेल को ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं, ठीक है। इसे ऑक्सीजन का वाहक भी बोलते हैं। इन सभी बात को याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर। एक स्वस्थ व्यक्ति है जिसका सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक प्रेशर या रक्तचाप पूछा जा रहा है। तो 140 देखिएगा 140 mmHg, ठीक ना। या फिर देखिएगा 120 mmHg या 100 mmHg या 80 mmHg। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी अगर पूछ दे, बीपी यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 क्या होता है, mmHg। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। ये होता है mmHg, ठीक ना, ये याद रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप, ठीक ना। तो 140 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, इन दोनों के मुताबिक तो है ये नहीं ना है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। 120 देखेंगे अभी, फिर 100, ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में आप बताइए कि सिस्टोलिक किससे बोलते हैं और डायस्टोलिक किससे बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो हम बोलते हैं 120 जो होता है उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, यानी बी हमारा राइट हो जाएगा। और ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। तो यहाँ पर डी गलत है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 39वां क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन, मनुष्य के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, कॉकरोच में पाया जाता है या फिर झींगा में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ सवाल को देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनुष्य क्या होगा, नहीं है, गलत है। कॉकरोच देखते हैं, घोंगा में भी नहीं होगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो गलत हो। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कॉकरोच में क्या होता है, परिसंचरण जो तंत्र होते हैं वो खुला पाया जाता है। अगला सवाल देखेंगे। 40वां सवाल करता है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। अब हृदय से क्या होता है, पहले याद रखिएगा, हृदय जो होता है शरीर के सभी भागों से क्या करता है, भागों से अशुद्ध रक्त को, कौन से रक्त को, अशुद्ध रक्त को लेकर क्या करता है, उसको क्या करता है, शुद्ध करता है। क्या करता है, शुद्ध करता है। और शुद्ध कर फिर क्या करता है, शरीर में उसे पहुंचा देता है। क्या कर देता है, पहुंचा देता है। इस बात को याद रखेंगे। अशुद्ध रक्त को लेकर फिर शुद्ध करके उसे हृदय क्या करता है, शरीर में पहुंचा देता है। तो यहाँ पर देखिएगा, हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप करवाता है, ठीक है, फेफड़ों के द्वारा या फिर नीले के द्वारा या अलिंदों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, इसमें याद रखना है फेफड़ों के द्वारा, गलत हो जाएगा। इनमें से सभी फेफड़े द्वारा गलत है, ये भी गलत है। या फिर नीले द्वारा या अलिंदों द्वारा, अलिंदों भी नहीं होगा, नीले के द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है 41वां, आरबीसी की जीवन अवधि। देखिए आ गया आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इनका याद रखना है, रेड ब्लड सेल, ठीक ना। ये क्या होता है, लाल रक्त कणिका, ठीक है।
ये क्या होता है, आरबीसी की जीवन अवधि पूछा जा रहा है, कितने दिनों की होती है, 120 दिन, 180 दिन या 80 दिन या 220 दिन। ठीक है, तो आरबीसी की जीवन अवधि 220 नहीं होती, 80 दिन भी नहीं, 180 दिन भी नहीं, तो 120 दिन होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है किस चीज से। मानव हृदय जो है, मानव का इंसान का यानी हृदय जो होता है वो किस चीज से घिरा होता है। मानव हृदय पूछ रहा है घिरा किस चीज से होता है, पेरिकार्डियम झिल्ली से या फिर जाइलम से या फ्लोएम से या प्लाज्मा से। ठीक है, प्लाज्मा नहीं होगा, गलत हो जाएगा, हल्के पीले रंग का चिपचिपा गाढ़ा क्षारीय तरल द्रव है, ये नहीं है। फ्लोएम भी नहीं होगा, फ्लोएम पेड़ पौधों में होता है, जाइलम भी पेड़ पौधों में, तो पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा होता है मानव का हृदय, याद रखेंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कहता है, 43वां क्वेश्चन कह रहा है किसी जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया। कौन ऐसा जीव है जिनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो उसके अंदर रक्त नहीं पाया जाएगा, यानी खून नहीं पाया जाएगा। तो पक्षी के अंदर, पक्षी में तो पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। मक्खी, इसको देखेंगे, या मनुष्य में भी बिल्कुल पाया जाता है, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मक्खी में। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है, मनुष्य में नासिका छिद्र लैरिंग्स ट्रैकिया, यहाँ पर ट्रैकिया हो जाएगा, ठीक है, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है। ये सभी मिलकर मनुष्य के अंदर, ये सभी को मिलने से नासिका छिद्र या लैरिंग्स या ट्रैकिया को मिलने से या फेफड़ा को मिलने से कौन सा तंत्र बनाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो उत्सर्जन तंत्र बनाता है, बिल्कुल गलत है। उत्सर्जन करवाता है, नहीं। जनन करवाता है, नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा। पाचन तंत्र है, नहीं, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वसन तंत्र होता है, सांस लेने वाला तंत्र बनता है। देखिए, नासिका जो होता है, ठीक है, या फिर लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया या फेफड़ा हो गया, इन सभी को मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, सांस लेने का काम करते हैं। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है 45वां क्वेश्चन कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 2 जोड़े, 8 या 10, 6। ठीक है, तो तिलचट्टा के अंदर श्वास रंध्रों की संख्या 2 नहीं होता है, 8 भी नहीं होता, 6 भी नहीं होता, 10 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में, कौन सी गैस जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। जब हम सांस लेते हैं उसके दरमियान हमारे शरीर से कौन सी गैस जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो याद रखना है ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है बच्चों उसे हम ग्रहण करते हैं जब हम सांस लेते हैं तो। ठीक है, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी गलत है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गलत है। यहाँ पर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम लोग छोड़ते हैं, क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कह रहा है कि 47 में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब एक बात और आपको बता दूं कि जितने क्वेश्चन है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन का आप आंसर दे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आप लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर जी मैंने इतना क्वेश्चन का आंसर सही दिया। ठीक है, तो एक बार चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग के ही प्यार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपका भी कंप्लीट हो पाएगा एग्जाम अच्छे से, और हम लोग भी आपके जरिए आगे बढ़ पाएंगे। तो 47वां क्वेश्चन देखिए, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, सांस से संबंधित पूछा जा रहा है, सांस लेने से। डायरिया बिल्कुल गलत हो जाएगा, डायरिया नहीं होता। निमोनिया या फिर मलेरिया या मधुमेह, इंसुलिन, ये भी गलत हो जाएगा, मलेरिया भी गलत हो जाएगा। तो निमोनिया जो हो जाएगा ये श्वसन से संबंधित है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल कह रहा है कि मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग पूछा जाता है। तो यह देखिएगा, ट्रैकिया होता है, गिल्स होता है, त्वचा होता है, फेफड़ा होता है। फेफड़ा जो हो गया मनुष्य का हो गया, याद रखेंगे। ठीक है, यह मनुष्य का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिया मच्छर का आ जाता है, फिर त्वचा हो जाता है, फिर मेंढक में, ये सभी में। ठीक है, तो गिल्स जो हो जाएगा मछली का जो श्वसन अंग है गिल्स होता है, जैसे क्लोम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोम बोलते हैं। एक बात और याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या है, 49 क्वेश्चन में आ गए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से
कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशेषी अंग है? आहार नाल के अंदर कौन एक बेकार अंग है? इसको क्वेश्चन है अपेंडिक्स या फिर कोलन या सिकम या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है इनमें से अपेंडिक्स हो जाएगा, कोलन और सिकम गलत है ये सारे आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है छोटी आंत में पूर्ण रूप में पचा भोजन कहलाता है। जब छोटी आंत में पूरी तरीका से भोजन पच जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे काइम कहते हैं, चाइल कहते हैं या काइलो माइक्रोइन कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो उसे जब छोटी आंत में पूरा हमारा संपूर्ण भोजन पच जाता है उसे काइम नहीं कहते बच्चों, काइलो माइक्रीम भी नहीं कहते और ये भी नहीं, तो चाइल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? चाइल कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, क्या है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन एक ऐसा एंजाइम है जिनमें से वसा पर क्रिया करता है सिर्फ? तो पेप्सिन हमारा नहीं करता है, लाइपेज और ट्रिप्सिन भी नहीं करता है ये। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज हो जाएगा जो वसा पर क्रिया करता है। अगला सवाल देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक के अंदर पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी या संभोजी, स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे मृतजीवी, संभोजी या फिर स्वपोषी। तो हम बता दें मृतजीवी होगा। कवक में इसका आंसर हो जाएगा क्या होता है? मृतजीवी होती है, संभोजी और स्वपोषी नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अगला सवाल है स्वपोषण या स्वपोषी बोल रहे के लिए आवश्यक है। इनमें क्या चीज आवश्यक है? इसके लिए पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से कौन ऐसा चीज है जो स्वपोषण के लिए आवश्यक है? यानी स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो जीव वे जीव जो खास हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें से कौन आ जाएगा? ये पर्णहरित भी होता है, इसमें सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। बकरी नहीं होगा उभयलिंगी जंतु, शेर भी नहीं होगा, मछली भी नहीं होगा, केंचुआ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? अमीबा के अंदर जो होता है अधिकतर पोषण कैसे होता है? इसको देखिएगा, शाकाहारी होता है, अंतग्रहण होता है, सर्वाहारी होता है या स्वपोषी होता है? तो शाकाहारी तो नहीं होता है, ठीक है, स्वपोषी भी नहीं होता, सर्वाहारी भी नहीं होता, अंतग्रहण होते हैं। हाँ, अंतग्रहण हो जाएगा। ठीक है, अमीबा में अंतग्रहण होता है, अंदर के जरिए ले लेता है पोषण को। ठीक है, तो यहाँ पर आप 55 क्वेश्चन आपने देखा, 55 क्वेश्चन आप बताएंगे कि 55 क्वेश्चन में आपका कितना आंसर सही रहा है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही रहा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास है बच्चों, वो आज हमारा क्लास द एंड हुआ। ये मेरे द्वारा तैयार किया गया वीडियो था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैप्पी सबके लिए, बाय बाय, टेक केयर माय डियर स्टूडेंट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।